नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। टाटा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। भारत के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय कॉर्पोरेट घरानों में से एक है टाटा। मेटल, आईटी, फाइनेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, रिटेल, हेल्थ केयर, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां टाटा की पहुंच ना हो। उन्हीं बहुत सारी कंपनियों में से उसकी एक कंपनी है टीसीएस। आज के समय में सबसे ज्यादा रेवेन्यू और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर टाटा में कोई कंपनी देती है तो वह टीसीएस है। टीसीएस भारत के आईटी रिवॉल्यूशन का एक तरीके से पोस्टर बॉय है। लेकिन आज खबर कि किस तरीके से उस टीसीएस कंपनी में 7 महिला पुलिस अधिकारी धुरंधर के तौर पर घुसी। जैसे लियारी में हमजा घुसता है वैसे ही वो घुसी, और जिस तरीके से उन्होंने 40 दिन चले एक ऑपरेशन में 4 साल पुराना जो कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा था उसे एक्सपोज करके रख दिया कि किस तरीके से महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को, पुरुषों को दबाव बनाया जाता था, बहलाया फुसलाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। हमने आज तक लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, गेमिंग सुना, जिम सुना, स्कूल सुना। अब नया टर्म आया है कॉर्पोरेट जिहाद, उसका भंडाफोड़ करके रख दिया। कैसे खुला ये सारा मामला और क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल एक महिला, हिंदू महिला टीसीएस के, उस नासिक के टीसीएस के बीपीओ सेंटर में काम करती थी। वो जींस टॉप पहन के ऑफिस जाती थी। अचानक से वो जींस टॉप की जगह सलवार सूट पहनने लगी। जब वो घर आती थी तो रोजा जब ये रमजान और ये रोजा चलता है तो उस दौरान वो घर ये कहती थी, अरे मैं तो ऑफिस में ही खाना खाऊंगी लंच, और घर पे आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी। खाना नहीं खाना, अगर कभी खाना है, कुछ खाना है उस दौरान शाम को, तो जो स्पेसिफिक टाइम होता है उस पर स्पेसिफिक तरह की चीजें खाई जाती थी। घर वालों को उस पर धीरे धीरे शक होने लगा। जिस तरीके से वो बातें करने लगी थी तो घर वालों ने उसे कॉन्फिडेंस में लिया, और जब उसने कॉन्फिडेंस में लिया, उसने जो बातें बताई, उसने इस पूरे के पूरे कॉर्पोरेट के इस नेक्सस को खोल कर रख दिया। उसने बताया कि वो 2022 में पास आउट हुई। वो संपर्क में आई दानिश शेख नाम के एक व्यक्ति से जो इसी कंपनी में काम करता था। अब जब दानिश शेख के बातचीत होने लगी, क्योंकि वो सेम स्कूल कॉलेज से वो पास आउट हो रहे थे, वो थोड़ा शायद सीनियर था, ये थोड़ा बाद में हो रही थी, बीसीए कर रही थी, तो इसकी जान पहचान होने लगी और धीरे धीरे बातचीत होने लगी। शायद बातचीत थोड़ी कुछ ज्यादा होने लगी तो दानिश ने कहा कि मैं तुम्हारी जॉब अपनी कंपनी में लगवा दूंगा, और दानिश ने वो वादा निभाया और मैडम वहां पहुंच गई, नौकरी उनकी लग गई। और फिर वहां जाकर जिस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट उनका शुरू हुआ, पहले ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, यहां तक कि जबरदस्ती किस किया गया, उन्हें पकड़ा गया, ये स्थिति थी। और ये हो रहा था टीसीएस के कैंपस के अंदर, ऑफिस फ्लोर के ऊपर। और जब एक तौसिफ अतर नाम के एक व्यक्ति को पता लगता है कि इन दोनों का जो भी है, वो उसको रेजिस्ट भी करती थी, लेकिन नौकरी का डर होता है, वो टीम लीडर था, सब कुछ था, तो वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। जब तौसीफ को पता लगा तो वो भी ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, वरना मेरे साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाया जाए। और इसमें सपोर्ट करती थी वहां की एचआर निदा खान। और उसके सब्र का बांध जब ये टूटा, जब उसे एक दिन माहिरीन नाम की एक महिला का एक मैसेज आता है, वो ये बताती है कि दानिश मेरा पति है और मेरे 2 बच्चे हैं। तब जाकर वो महिला अपने घर वालों को सब बताती है कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट जिहाद का नेक्सस टीसीएस के उस दफ्तर के अंदर चल रहा था। उसके बाद पुलिस से संपर्क साधा जाता है। अब डायरेक्ट तो गिरफ्तारी हो नहीं सकती थी, कोई सबूत चाहिए था, और ज्यादा एलिबाई चाहिए थे, और ज्यादा विक्टिम चाहिए थे जो खुल के सामने आ सकते हैं। तो पुलिस ने 7 महिला अधिकारियों को, महिला पुलिस वालियों को वहां पर नौकरी के लिए आवेदन किया। अब भैया एचआर हो मुसलमान, पुरुष, इस तरह का पूरा सेंटर चल रहा हो, गोरख धंधा चल रहा हो, और 7 जरूरतमंद महिलाएं वहां पर अप्लाई कर दे, नौकरी तो झट से मिलनी थी, और नौकरी मिल भी गई, और 7 की 7 को नौकरी मिल गई। और लगभग 40 दिन तक ऑपरेशन चला। वहां उन्होंने सब पर नजर रखी कि दरअसल चल क्या रहा है। यहां तक स्थिति आ गई कि जब टीम मीटिंग होती थी तो वहां पर जो मुस्लिम टीम लीडर्स हैं और जो उनको समर्थन करती हुई महिला एचआर जो हैं,
वो बाकायदा मीटिंग के बीच में महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी। जब ये सब जानकारियां पुलिस के सामने आई और 40 सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज आई, तब जाकर गिरफ्तारियां हुई। और गिरफ्तारी होती है, उसमें नाम आते हैं दानिश शेख, तौसिफ अतर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, सफी शेख, आसिफ अंसारी और एक एचआर है निदा खान। बाकायदा पिछले 4 साल से पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर इस तरह के कैंडिडेट्स को ऐड किया गया, इस तरह के एम्प्लॉयज को ऐड किया गया जो शायद थोड़े वल्नरेबल हों, घबराए हों, कॉन्फिडेंस ना हो, बहुत गरीब परिवार से आए हों, जो एक तरीके से कॉर्पोरेट में हर तरह का व्यक्ति होता है ना, एक को तो आप कुछ कहो जवाब देगा, वो रेजिस्ट करेगा, एक होगा थोड़ा डर जाएगा, डोसाइल सा होगा, हल्का सा होगा, उसे फंसाया जाए। और वहां पर जब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता था, उसके बाद ब्रेन वॉशिंग शुरू होती थी। उसमें लिखा जाता था कि भैया जो शिव जी हैं वो एक खास बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कृष्ण हैं वो वुमेनाइजर थे, द्रौपदी के चरित्र के बारे में बात की जाती थी, भगवानों के लिए उल्टी सीधी बातें की जाती थी और कहा जाता था कि देखिए इधर वाला सब अच्छा है, इधर वाला सब खराब है। नमाज पढ़ने पे मजबूर किया जाता था, गौमांस खाने पे मजबूर किया जाता था, और जो नहीं करता था उसके लिए कॉर्पोरेट लेडर चढ़ना मुश्किल हो जाता था, और जो करता था उसके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बहुत सारी चीजें हो जाती थी। अब तक 7 महिलाएं ऐसी हैं जो सामने आई हैं, और एक पुरुष सामने आया है कि किस तरीके से तालिबानी तौर पर उसे प्रताड़ित किया गया और मजबूर किया गया, नमाज पढ़ो, गोमांस खाओ। ये सब कुछ चल रहा था टीसीएस के कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, टीसीएस के बीपीओ सेंटर के अंदर। और जब ये लोग एचआर को कंप्लेन करते हैं, जो एचआर हेड है अश्विनी चनानी, वो ये कहती हैं ये तो सब टीसीएस में, वो माफ कीजिएगा, कॉर्पोरेट में चलता ही है। और जब पॉश की कंप्लेंट की जाती है, यानी कि वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो हर कॉर्पोरेट ऑफिस में एक पॉश का डिपार्टमेंट होता है, आप कंप्लेंट कीजिए, पुरुष हैं या महिलाएं हैं जो भी है, तो वो जिम्मेदारी है एचआर की, उस पूरे की पूरी कमेटी बैठती है कि भैया किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। और जो आरोप लगाता है ना, निश्चित तौर पर उसका अपर हैंड होता है, लेकिन यहां सुनी तक नहीं गई, ये स्थिति थी। आप सबने ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग का नाम सुना होगा, कुछ वैसा ही है ये भारत का छोटा वर्जन है ग्रूमिंग गैंग का, कि भैया सिस्टमेटिक तौर पर टारगेटिंग कर लो। पहले आप अपना टारगेट सेट कर लो कि अच्छा मान लीजिए 50 महिलाएं हैं, आप 50 के 50 को नहीं करेंगे, 10 को चिन्हित कर लिया, फिर उन्हें साइकोलॉजिकली आप उनसे बातचीत कीजिए, उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे अपने साथ कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आप ब्लैकमेल करना शुरू कीजिए, अथॉरिटी को असर्ट करना शुरू कीजिए। और आप 6 टीम लीड हैं, इसलिए आपने पूरा एक नेक्सस बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, कोई एम्प्लॉय आपसे बाहर नहीं जा सकता, जाएगा तो आप ही लोग बैठे हैं उस मैनेजमेंट में, तो कुछ और कारण लगाकर आप बड़े आसानी से नौकरी से निकाल सकते हैं। साहब नौकरी जाने का डर सबको ही को होता है, क्योंकि बहुत गरीब परिवारों से भी लोग आते हैं, मजबूरी में भी नौकरी करती है। हर एक के लिए ये कह देना बहुत आसान है कि भैया नौकरी छोड़ दी, उतनी आसानी से होता नहीं है। और आपने नौकरी छोड़ दी और जब वो रिलीविंग लेटर देगा उस पर कोई क्या लिख देगा, आपको ये भी डर होता है, आपको टर्मिनेट ना कर दिया जाए, ये भी डर होता है। इस चक्कर में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष बहुत सब कुछ कर नहीं पाते। इन महिलाओं में 2 मैरिड महिला भी हैं, और उसमें से एक मैरिड महिला के शायद बच्चा नहीं है, उसमें से जो तौसीफ और सफी शेख है उसे ये कहते थे कि तुम्हारे बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, हमें ट्राई करो ना, शायद बच्चे हो जाए। इस हद तक मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा था। अब यह कहा जा रहा है कि 7 से 8 महिलाएं ऐसी हैं जो सामने आई हैं, और संभवतः नासिक पुलिस ये मानकर चल रही है यहां महिलाएं 50 से ऊपर हैं जो इनके टारगेट पर रहेंगी। और 4 साल से ये सब कुछ चला आ रहा है। इसमें जो एजीएम एचआर है उस पर भी केस हुआ है। टोटल 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, एक थाने में है, 8 एक थाने में है। 9 एफआईआर इन लोगों पे दर्ज हुई हैं, और 57 सोशल मीडिया इनके प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर नजर रखी जा रही है। कारण है क्योंकि अगर इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है
तो भैया सिर्फ ये 6 लोग तो नहीं चला रहे होंगे, कोई ना कोई एक पीछे से कुछ ना कुछ बड़ा तो ऐसा है जो इस कॉर्पोरेट में चल रहा है। देखिए बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, बहुत सारे मैसेजेस अब सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे, अलग अलग जगह, जहां हर कोई अपनी आपबीती बता रहा है कि फला के अमेजोन सेंटर में ऐसा हुआ, फला शहर के विप्रो सेंटर में ऐसे होता है, सब कोई अपनी अपनी जानकारी दे रहा है। और कॉर्पोरेट में किस तरीके से लीनियंसी के साथ कि भैया ये तो होता ही है जी, खुलापन है, मॉडर्न है, शराब नहीं पियोगे, नॉन वेज नहीं खाओगे, सिगरेट नहीं पियोगे तो आप बैकवर्ड हो, देहाती हो। तो उस पूरी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसमें इसलिए एटीएस को बताया गया है, आईबी को बताया गया है, और एनआईए की एंट्री इसके अंदर हो रही है। क्योंकि अगर इसमें कोई बड़ा नेक्सस है, कोई पीछे से कोई निश्चित तौर पर स्ट्रिंग पुल कर रहा है, और अगर एटीएस ने एनआईए को जानकारी दी है तो निश्चित तौर पर उसमें कोई ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो पैन इंडिया या इंडिया से बाहर तक जिसके संबंध है, जहां से ये निश्चित तौर पर चीजें जुड़ी हैं। देखिए अब जो कट्टरपंथी आता है ना, वो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा ये पहन के नहीं आता सिर्फ, अब वो आपको अच्छे सूट बूट में भी दिखाई देगा। जाकिर नाइक था ना, सूट बूट में आता था, उसे कुर्ता पजामा छोड़ दिया क्योंकि उसे मॉडर्नाइज होना था, आप जैसा दिखना था, आप जैसों की बात करनी थी। जाकिर नाइक की वीडियो दिखाई जाती थी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाती थी, जो बैंड है। और जब उसके बाद भी कोई ये कहे कि नहीं साहब ये तो एक फ्रिंज एलिमेंट है, आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो केरला फाइल को भी प्रोपेगेंडा बताते हैं, केरला स्टोरीज को भी बताते हैं, केरला स्टोरीज 2 को भी बताते हैं, धुरंधर को भी बताते हैं। चलिए वो तो फिल्में थी, प्रोपेगेंडा था या फ्रिंज एलिमेंट है। भैया अजमेर में हुआ था ना केस 1990s में, 250 स्कूली बच्चों के साथ हुआ था, और किसने किया था? उसमें था फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। कौन था ये? जो खादिम परिवार है अजमेर शरीफ दरगाह का, उस परिवार में से आते हैं लोग। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और भैया कांग्रेसी ये थे, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। 250 लड़कियां सामने नहीं आ रही थी, स्कूली बच्चियां थी सारी। ये तो कॉर्पोरेट जगत में बड़े लोग हैं, शायद कुछ बुद्धि होगी भी इनमें, अब पता नहीं थी नहीं थी, कहां चली गई, जो भी कारण था। वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या किया, तब तो कोई नहीं बोला। श्रद्धा वॉकर हुई, वो भी प्रोपेगेंडा था क्या? निकिता तोमर, वो भी प्रोपेगेंडा था। तारा सहदेव, वो भी प्रोपेगेंडा था। ध्रुव राठी जैसे लोग आराम से कह देते अरे लेव जिहाद तो कुछ नहीं होता साहब, केरला स्टोरीज तो झूठ है। वो ना तारा सहदेव पे बोलेंगे, ना निकिता पे बोलेंगे, ना अजमेर पे बोलेंगे, अब ना टीसीएस पे बोलेंगे। और एक पूरा वर्ग सवाल है जो आपके बीच में हो, जो आपसे ये कहे कि भैया ये तो प्रोपेगेंडा है, झूठ है। एक दो घटनाएं हैं 140 करोड़ देशवासियों के बीच में। ये वही लोग होंगे जिन्हें ईरान का दिक्कत होगी, जिन्हें गजा की दिक्कत होगी, जिन्हें फिलिस्तीन में मरते लोगों की दिक्कत होगी, लेकिन वो टीसीएस के केस पर एक ट्वीट को रिट्वीट नहीं करेंगे, एक फेसबुक पोस्ट को लाइक तक नहीं करेंगे। शेयर करना, उस पर कुछ लिखना और बोलना तो दूर की बात है। और अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे, चलिए 8 और आई इधर या 50 और आई इधर। ये मानसिकता है, पूरी जहनियत है एक खास वर्ग की। बहुत मैं खुलकर नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि फिर यूट्यूब की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कुल मिलाकर जो न्यूज आज मेन स्ट्रीम होनी चाहिए थी, जिस पे सबको चर्चा करनी चाहिए थी कि चीजें कहां जा रही हैं, ताकि आपके बच्चों को यह पता हो कि भैया ब्रेन वॉश किस तरीके किया जा सकता है, आपकी वल्नरेबिलिटी को किस तरीके से एक्सपोज किया जा सकता है। बहुत सारे केस है। अभी मैं देख रहा था हरिद्वार देहरादून का एक केस था, बजरंग दल वालों ने छापा मारा, 8 या 9 लड़कियां निकली हैं, और उनका भी जो बॉयफ्रेंड है वो खास वर्ग से आता है। 14 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची है वो, कि आपको कोचिंग कराएंगे उस नाम पे लाया। कोचिंग के बाद क्या क्या हो सकता है बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले का ही केस है, तो भैया उसे भी कहोगे फ्रिंज केस है? वो तो कोई एक आधा केस आ गया,
साहब रोज कई दर्जनों में केस आते हैं, और अब भी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किसी लव जिहाद या इस तरह किसी धाराओं में नहीं हुई है। कारण है, एक बार एक एसएसपी साहब थे, उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि साहब हमारे यहाँ इस तरह के केसेस के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इसलिए हम लव जिहाद जैसा टर्म टेक्निकल टर्म में हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए हमें छेड़छाड़ में एक तरीके से बहलाने फुसलाने कन्वर्जन में इन धाराओं में केस फाइल करने पड़ते हैं। इस तरह के शब्द ही नहीं है, आम पब्लिक कुछ भी बोले, लेकिन आप जब जुडिशरी में जाएंगे, लीगल लैंग्वेज में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, उनके लिए शब्द है ही नहीं, उनके लिए इस तरह का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके लिए एग्जिस्ट करता कि छेड़छाड़ कर दी गई होगी, झूठ बोल दिया होगा। लेकिन जो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो ये चल रहा है उसको वो डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए आज भी जो चल रहा है उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कुछ बीजेपी वालों ने वहां जाके हंगामा कर दिया, केस फाइल हो जाएगा, इनके पीछे कोई जमीयत वाला खड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, 2-4 महीने जेल में भी रहेंगे, जमानत हो जाएगी, अब फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे इन चीजों को तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और टीसीएस का आया है, अरे नहीं साहब हमें नहीं पता था, हम तो वर्क प्लेस को बहुत अच्छा रखते हैं, जैसे ही पता लगा हमने एक्शन लिया। जो एक होता है ना चैट जीपीटी से छाप दिया हो, वो स्थिति है। और ये वही कंपनी है जो अफीम बेचकर शुरू हुई है, टाटा। तो साहब तब भी काली थी और आज भी इनके ऑफिसेज में जो चल रहा है वो काम आज भी काला है। और जो डाइवर्सिटी के नाम पर ऑफिसेज में डाइवर्सिटी के, वो ना राहुल गांधी, नहीं मेरिट नहीं चलेगी, वो वाली स्थिति है आज कॉर्पोरेट में कि डाइवर्सिटी के नाम पर इतने % लोग आपको इस वर्ग के रखने हैं, इतनी महिलाएं होनी चाहिए, इतने माइनॉरिटी होने चाहिए, इतने ट्रांस होने चाहिए, इतने बुजुर्ग होने चाहिए। कॉर्पोरेट में काम किया है साहब, मैं जानता हूं क्या चलता है पीछे। और जो 8 या 9 एफआईआर दर्ज हुई है ना, उसमें स्पेसिफिकली हर महिला ने बताया है कि हमें किस तरीके से घूरा जाता था ताकि हम अनकंफर्टेबल हों, हमारी छातियों को देखा जाता था, बहुत भद्दे भद्दे जोक हमारे धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ बोले जाते थे, ब्रेन वॉश किया जाता था, और नहीं करेंगे तो परेशान किया जाता था। और कमोबेश ज्यादातर, सबकी तो नहीं लेता, लेकिन ज्यादातर कॉर्पोरेट में हालात यही है। स्थितियां निश्चित तौर पर गंभीर हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें उन युवाओं तक जरूर पहुंचे जो अभी कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। बहुत चमक धमक लगती है, बहुत सब अच्छा ग्लिटरी सा लगता है कि अरे ऑफिस जाओ, फिर शाम को पब जाएंगे, वहां घूमेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा, बहुत अच्छा लगता है। खैर इस पे और भी जो डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।